हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। व्यूअर्स, 2-3 दिन से आपको जैसे पता है कि मैं यूपी टेट और सी टेट के सीडीपी के क्वेश्चन पेपर जो है वो मैं सॉल्व करवा रहा था। तो 2 दिन हो गए, तो मैंने आपको इसमें पीजीटी से रिलेटेड और टीजीटी से रिलेटेड जो हमारी सीरीज चल रही है तो उसमें मैंने आपको क्वेश्चंस नहीं दिए। तो आज मैं जो आपका इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का मैंने टॉपिक लिया है, जो आपके कॉमर्स में भी है और इसमें आपके इकोनॉमिक्स में भी है। ठीक है, दोनों में क्वेश्चंस जो हैं आ जाते हैं और ये एनटीए नेट के हिसाब से भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो आज हम जो है इस वीडियो में इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ठीक है, बैंक पीओ में और एसएससी में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं। तो टॉपिक है आपका अंतरराष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के परंपरावादी सिद्धांत में। तो ऑप्शन बी करेक्ट है कि केवल पूर्ति पक्ष पर ध्यान दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन 2, यदि एक राष्ट्र को अन्य राष्ट्र के संदर्भ में दोनों ही वस्तुओं पर निक्षेप अलाभ एक समान हो तब। तो ऑप्शन बी करेक्ट है कि पारस्परिक लाभप्रद व्यापार स्थापित नहीं होगा। क्वेश्चन 3 है आपका, देखिए नीचे एक्सप्लेनेशन भी साथ के साथ इस वीडियो में दी जा रही है, आप डिटेल स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, मैं अगर समझाऊंगा तो पता लगा 4 क्वेश्चन हुए और वीडियो जो है वो ज्यादा बड़ी होगी। क्वेश्चन नंबर 3, अंतरराष्ट्रीय व्यापार अंतर क्षेत्रीय व्यापार की एक विशेष व्यवस्था है, क्योंकि देखिए ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी, मतलब कि सभी तरह के व्यापार पर तुलनात्मक लागत सिद्धांत क्रियाशील होता है। कारकों की अगतिशीलता अंतरराष्ट्रीय व्यापार की विशेषता नहीं होती है। सामान्य संतुलन का मूल्य सिद्धांत भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर क्रियाशील होता है। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। व्यूअर्स, जो क्वेश्चंस आए हुए हैं जिस किसी स्टेट में जिस किसी भी एग्जाम में, वो ईयर मेंशन है, आप ध्यान से स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्वेश्चन 4, अंतरराष्ट्रीय व्यापार अंतरस्थानीय या अंतर क्षेत्रीय व्यापार का एक विशेष मामला है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है। ऑप्शन सी बर्टिल ओहलिन। क्वेश्चन 5, यदि घरेलू उपभोक्ताओं की मांग पूर्ण रूप से लोचदार है और विदेशी उत्पादक की आपूर्ति पूर्णतया बेलोचदार है तो पूरा प्रशुल्क, ऑप्शन बी करेक्ट है, कि विदेशी उत्पादक द्वारा अदा किया जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए क्वेश्चन 6 है कि पारस्परिक मांग की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, जे.एस. मिल द्वारा। क्वेश्चन 7, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के पारस्परिक मांग के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। ऑप्शन ए, ये थे जे.एस. मिल। क्वेश्चन 8, प्रस्ताव वक्रों को, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि प्रति मांग वक्र भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के तुलनात्मक लागत सिद्धांत का मूल किसके लेखों में पाया जाता है। ऑप्शन ए रिकार्डो। क्वेश्चन 10, व्यापार के तुलनात्मक लागत सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन डी रिकार्डो। क्वेश्चन 11, रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत है। ऑप्शन ए दो देश दो वस्तु मॉडल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 12, रिकार्डो का तुलनात्मक लागत लाभ सिद्धांत आधारित है। ऑप्शन सी मूल्य के श्रम सिद्धांत पर। क्वेश्चन 13, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए पारंपरिक अर्थशास्त्रियों द्वारा विचार किया गया उत्पादन का एकमात्र कारक था। ऑप्शन बी श्रम। क्वेश्चन 14, दो देशों के मध्य व्यापार का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए सापेक्षिक लागत में अंतर। क्वेश्चन 15, रिकार्डो ने किस आधार पर तुलनात्मक लाभ सिद्धांत की व्याख्या की है। ऑप्शन डी मूल्य का श्रम सिद्धांत। क्वेश्चन 16,
तुलनात्मक लाभ सिद्धांत का मूलभूत संदेश है? ऑप्शन सी करेक्ट है कि अबाधित संभाव्य के अधीन मुक्त व्यापार विश्व उत्पाद बाधित व्यापार की अपेक्षा अधिक होता है। क्वेश्चन 17, तुलनात्मक लागत सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन डी, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। क्वेश्चन 18, तुलनात्मक लागत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन बी, डेविड रिकार्डो। क्वेश्चन नंबर 19, देखिए न्यूमेरिकल टाइप में है। यदि देश फर्स्ट में क्रमशः ए तथा बी वस्तुओं की लागत श्रम लागत A1 तथा B1 है तथा देश सेकंड में श्रम लागत A2 तथा B2 है, तो निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सा तुलनात्मक लागत अंतर को प्रकट करेगा? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है। क्वेश्चन 20, अंतरराष्ट्रीय तरलता में सम्मिलित किए जाते हैं। ऑप्शन डी, वह समझ साधन जिनसे अंतरराष्ट्रीय भुगतान किया जा सके। क्वेश्चन 21, कि क्रय शक्ति समता सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन ए, गुस्ताव कैसल द्वारा। क्वेश्चन 22, दो मुद्राओं की आंतरिक क्रय शक्ति का अनुपात कहलाता है। ऑप्शन डी, क्रय शक्ति क्षमता। क्वेश्चन 23, क्रय शक्ति समता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन सी, ठीक है, जी कैसल, यानी कि गुस्ताव कैसल। क्वेश्चन 24, क्रय शक्ति समता सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ऑप्शन ए, गुस्ताव कैसल। देखिए क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज का अंतर है। ठीक है, आपको लैंग्वेज का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन 25, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक देश के अपने उत्पादन संभावना वक्र पर उत्पादन हेतु आवश्यक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, सभी उत्पादकों द्वारा अद्यतन तकनीकी का प्रयोग। क्वेश्चन 26, यदि राष्ट्र को व्यापार से लाभ मिलता है तो उसका उपयोग बिंदु? ऑप्शन सी, उत्पादन संभाव्य सीमा के ऊपर होता है। क्वेश्चन 27, हेक्स्चर-ओहलिन सिद्धांत बताता है कि व्यापार के परिणाम स्वरूप दो देशों के मध्य कीमतों में अंतर, ऑप्शन सी, घटता है। ठीक है, क्वेश्चन 28, हेक्स्चर तथा ओहलिन के लिए सापेक्षिक मूल्य तथा राष्ट्र के व्यापार में अंतर का कारण निम्न में से किस अंतर में है? तो ऑप्शन ए करेक्ट है, उत्पादन साधन। क्वेश्चन 29, हेक्स्चर-ओहलिन प्रमेय के अनुसार दो देशों के मध्य वस्तुओं की सापेक्ष कीमतों एवं व्यापार का एक सबसे प्रमुख कारण निम्नांकित में से किसके अंतर का है? ऑप्शन ए, साधनों की उपलब्धता। क्वेश्चन 30, जब पूंजी की कीमत श्रम की कीमत की अपेक्षा अधिक हो तो तकनीक होनी चाहिए। ऑप्शन ए, पूंजी गहन। क्वेश्चन 31, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के परिप्रेक्ष्य में हेक्स्चर-ओहलिन प्रतिपादित सिद्धांत में निम्न में से कौन सी मान्यता नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, संसाधन तत्व एक दूसरे में परिवर्तनीय हो। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 32, हेक्स्चर-ओहलिन मॉडल द्वारा किस प्रकार के व्यापार का वर्णन नहीं किया गया? ऑप्शन डी, उक्त सभी, यानी कि पैमाना की किफायतों पर आधारित व्यापार, अंतरा उद्योग व्यापार और अनुकरण अंतराल और उत्पाद चक्र पर आधारित व्यापार। ठीक है, इनमें से किसी की भी व्याख्या या किसी का वर्णन नहीं किया गया। ठीक है, क्वेश्चन 33, निम्न में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय व्यापार के हेक्स्चर-ओहलिन सिद्धांत की मान्यता नहीं है? तो ऑप्शन डी करेक्ट है इसमें भी। ठीक है, कि उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब कि दोनों देशों में साधन पूर्णतः नियोजित हैं, देशों के मध्य मुक्त व्यापार है और एक देश की साधन उपलब्धता दूसरे से भिन्न है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन 34, निम्नलिखित में से कौन सा एक हेक्स्चर-ओहलिन के
व्यापार सिद्धांत के अनुसार अंतरराष्ट्रीय व्यापार का कारण है? तो ऑप्शन डी करेक्ट है, साधन विन्यासों में अंतर। क्वेश्चन 35, हेक्सर-ओहलिन सिद्धांत के संदर्भ में गलत कथन है। ऑप्शन ए कि साधन गहनता प्रतिलोम वांछनीय होता है। ठीक है। क्वेश्चन 36, यदि P मूल्य स्तर हो, X निर्यात का, M आयात का तथा Q परिमाण का घोतक हो तो आय व्यापार शर्त होगी। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट है। ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बनता है, देखिए एक्सप्लेनेशन में दे रखा है। एक तो ये ध्यान रखना कि PX डिवाइडेड बाय PMOX। ठीक है। तो इसमें ये जो आय व्यापार शर्त का प्रतिपादन है, ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि ये वर्ष 1951 में इसको तैयार किया गया था और इसको GS डोरेंस ने तैयार किया गया था। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन 37 है कि आय व्यापार शर्तों को परिभाषित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी कि PX मल्टीप्लाई बाय QX डिवाइडेड बाय PM द्वारा। ठीक है। चलिए, ये ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंस है बस क्वेश्चन में। क्वेश्चन 38 है कि आय व्यापार शर्त व्यक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर डी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। मतलब आय की मात्रा या निर्यात की मात्रा, आयात की मात्रा या निर्यात की मात्रा। ठीक है। और निर्यात की कीमत स्लैश आयात की कीमत, आयात की मांग स्लैश निर्यात की मांग, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन 39, व्यापार की शर्तों को किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है? जहां PX निर्यात कीमत सूचकांक को तथा PM आयात कीमत सूचकांक को व्यक्त करते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है वो आपका ए करेक्ट है, PX डिवाइडेड बाय PM मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 कि व्यापार की शर्तें निर्दिष्ट करती हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी ठीक है कि निर्यात कीमतों एवं आयात कीमतों के बीच अनुपात। ठीक है व्यूअर्स। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 41 कि दो देशों के मध्य व्यापार की शर्तों का निर्धारण इस प्रकार होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि आयातों या निर्यातों की औसत कीमतों तथा आयात निर्यात की औसत मात्राओं के आधार पर। तो व्यूअर्स, इस वीडियो में हम 41 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे आगे के क्वेश्चन जो है वो मैं अगली वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। और एक चीज मैं और आपको बता दूं कि यूपी टेट और टी टेट के मैंने क्वेश्चन पेपर भी अपलोड किए हैं कई ईयर्स के। जो यूपी टेट वाले हैं वो यूपी टेट के 16 पेपर वाली प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे, और जो सी टेट वाले हैं वो आपको सी टेट की प्लेलिस्ट में मिलेंगे। ठीक है। तो जिन व्यूवर्स ने उसका एग्जाम फॉर्म भर रखा है यूपी टेट और सी टेट का, तो आप उसकी स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू व्यूवर्स।